आप सभी को नमस्कार। आज मैं प्रेम तन्मय जी के साथ बैठी हूँ और उनकी एक नई किताब में देख रही हूँ, रिश्तों की धूप। तो जैसे ही मैंने देखा रिश्तों की धूप, तो मुझे लगा कि ये शीर्षक क्यों रखा इन्होंने, इनके मन में क्या आया। तो मैं इन्हीं से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने बड़ा अच्छा शीर्षक रखा है, रिश्तों की धूप। बहुत माकूल प्रश्न आपने किया है लता जी। मैं जब धूप को हम लोग महसूस करते हैं तो मेरा ये अनुभव रहा है कि जब हम सुबह की धूप में बैठते हैं तो बहुत ताजा और धूप का आनंद लेते हैं, धूप बहुत अच्छी लगती है। और जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है और सूरज सर पर आता है और तब हम धूप में होते हैं तो वही धूप हमें काटने लगती है, हमें परेशान करने लगती है, हम उस धूप से झुलसने लगते हैं और ये चाहते हैं कि ये धूप किस तरीके से हमारे बीच से हट जाए। सही कहा। और फिर जाकर के वापस जब धूप थकान लेने लगती है और जब शाम ढलने लगती है तो हमें लगता है कि अब धूप निढाल हो गई। तो मैंने जब रिश्तों पर सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक बच्चा जब घर के अंदर आता है तो सुबह की धूप की तरह होता है। हम उसके धूप का आनंद लेते हैं, उसकी किलकारियों से मजा लेते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और बड़ा होने के बाद में जब वो अपने स्वयं की सोच पर आता है, हमारे अनुसार नहीं चलने लगता है, हम जो मापदंड तय कर रखे हैं समाज के, उसके अनुसार वो नहीं होता है, तो वो बच्चा हमें अखरने लगता है, बिल्कुल धूप की माने। तो इसको सोच करके और मैंने इसका शीर्षक जो है, तो आपको तो मैंने हमेशा कविताएं ही सुनी आपके, या फिर आप गीत बड़ा अच्छा गाते हैं उसको लय में, सुर में, पर मैंने देखा कि आप तो कथाकार बन गए। तो ये कैसे मन में आया आपके? देखिए, मेरा ऐसा सोचना है कि जब मुझे संक्षिप्त में बात करनी हो तो मुझे गीत सबसे ज्यादा उपयुक्त लगता है, क्योंकि गीत जो है आपके सोच का संक्षिप्तीकरण है। तो मुझे लगता है कि दो लाइन में अगर बात करनी है तो फिर हम इसको जो है वो गीत में करें। लेकिन जब मुझे लगता है कि बहुत विस्तार देनी है, बात को बहुत विस्तार से करना है, तो मुझे फिर लगता है कि या तो कहानी का फॉर्मेट आना चाहिए या फिर उपन्यास का फॉर्मेट। बिल्कुल सही कहा। और अच्छा, दूसरा ये कि आपका कन्नड़ में भी इसका अनुवाद हुआ है, तो कन्नड़ में अनुवाद होना बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि हम लोग बेंगलोर और कर्नाटक में रहते हैं तो ये जरूरी भी है कि हमारी कविता या कथा जो भी लिखते हैं वो जन जन तक और यहाँ के लोगों तक पहुँचे। फिर भी आप बताइए। हाँ, मेरे लिए ये बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मेरे गीतों के साहित्य से तो लोगों का परिचय हो रहा था, क्योंकि मैं मंचों से जाकर के और पढ़ता था। लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं, और उनको कई बार जो है हमारी भाषा समझ में नहीं आती, तो कई बार पढ़ नहीं पाते। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं उत्तर का साहित्यकार, अगर दक्षिण के अंदर मुझे कोई समझने वाले लोग हों, तो मेरे बीच में प्रोफेसर उमा जो है वो आई, उमा शर्मा, और उन्होंने जब मुझे कभी बोलते और कभी कहते, कभी बात करते सुना, तो उनको लगा कि मेरे साहित्य का ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कोई किताब कहा कि आपकी कोई किताब हो तो मैं उसका ट्रांसलेशन करना चाहती हूँ। तो मैंने 20 वर्ष पहले लिखी इस उपन्यास को। मैंने कहा कि चलो आप इसे एक बार पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि ये उपन्यास आज भी रेलिवेंट हो जाता है तो फिर आप इसका ट्रांसलेशन करिए। तो हमारे साथ अभी आदित्य जी बैठे हैं और इधर कमल जी हैं, तो आदित्य जी भी कुछ पूछना चाहेंगे इस किताब के बारे में। प्रेम जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और साहित्य तो हमेशा प्रासंगिक रहता है। साहित्य की एक शर्त यही है, जो समय के सीमा के साथ धूमिल ना हो वही साहित्य है। और आपने यही बात कही कि भाई 20 साल और जितने भी पुराना आपका ये जो कथा जो किताब है रिश्तों की धूप, तो आप आज के संदर्भ में उसको कैसे रिलेवेंट देखते हैं? और तब जब आप इसको लिखे थे तब आप छोटे से शहर में थे, राजस्थान में थे, अब वहां से ताम झाम भागा दौड़ वाली एक नगरी में आ गए, बेंगलोर में। जो शहर में जो थे वो भावना से संपन्न प्रदेश रहा है। अब यहाँ पर तो बुद्धि है, बौद्धिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में भागती हुई युवा, और आपके कथानक के जो पात्र भी है दोनों युवा हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कहानी को आज यहाँ कोई जी रहा है आपके आसपास?
मुझे लगता है कि प्रेम, अगर मैं ये कहूं कि प्रेम कभी भी बूढ़ा नहीं होता वाह। और प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आज से अगर 100 साल पहले भी प्रेम किया जाएगा तो शायद ऐसा ही होगा, और आज के 100 साल बाद अगर किया जाएगा तब भी वो वैसा ही होगा। सही कहा। प्रेम की अपनी जो है उम्र ढलती नहीं है। तरीके बदल सकते हैं। हाँ, तरीके बदल सकते हैं, लेकिन प्रेम का जो संवेदना है वो समाप्त नहीं होगी। तो मुझे ये लगा था कि वो संवेदना समाप्त नहीं होगी। दूसरा, इसमें जो दो पात्र हैं, एक ठेठ गांव का है और एक भरपूर शहर की है। अच्छा। एक दिल्ली की रहने वाली है और एक ठेठ राजस्थान के गांव ढाणी का व्यक्ति है। अच्छा। और उन दोनों के बीच में अगर कोई प्रेम पनपता है तो उसमें निस्वार्थ ही हो सकता है, हाँ। इसमें कोई स्वार्थ नहीं हो सकता, और इसमें कोई पैसा भी बीच में नहीं आ रहा है। लेकिन लड़की के पिता के पास में बहुत पैसा है और वो इसके बीच में किस तरीके से व्यवधान उत्पन्न करते हैं। और कुछ घटनाक्रम में ये जो परिप्रेक्ष्य है ये खालिस्तान आंदोलन के समय का है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें जो सरदार पात्र है, एक मेरे मन में ये भी था कि सरदारों के प्रति उस वक्त बड़ी घृणा का भाव एक बार आ गया था। तो वो जो पुरुष पात्र है वो एक सरदार लड़की से प्रेम करता है। तो ये भी एक मेरे सबकॉन्शियस में चल रहा था। सामाजिक समझता का ताना बाना बोलने का भी एक प्रयास है। का एक प्रयास था। एक बात मैं और इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि जिस समय मैंने इस उपन्यास को लिखना शुरू किया था वो खालिस्तान आंदोलन के समय की पीक पोजीशन थी। अच्छा। जिस वक्त पंजाब चल रहा था। पंजाब चल रहा था और पंजाब की वजह से वो सारे लोग जल रहे थे जो कि उत्तर भारत के और लोग थे। और ये इत्तेफाक रहा कि मैं उस ट्रेन के अंदर था जिस ट्रेन को श्रीमती गांधी की जब हत्या हुई थी उस समय मैं हरिद्वार था। और मैं हरिद्वार से मुझे अच्छी तरह से याद है कि भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था, वो बीच में बंद हो गया उसकी कमेंट्री। तो मैं रास्ते में एक से पूछ रहा था कि मैच का क्या हाल है, तो उसने बताया सर मैच बंद हो गया है। और पाकिस्तान रेडियो ने ये बताया कि श्रीमती गांधी को किसी ने गोली मार दी, इसलिए ये बंद हुआ है। तो मेरे पारिवारिक सब निकट के लोगों ने निर्णय लिया कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, स्थितियां खराब हो सकती हैं। तो हम लोग वहां से वापस रवाना हो गए, दिल्ली आ गए। दिल्ली से रेवाड़ी की ट्रेन में हम लोग बैठे और रेवाड़ी के ऊपर ट्रेन रोक दी गई और मास लेवल पर पूरा एक ग्रुप आया और अंदर से सरदारों को ढूंढना शुरू किया और उनको मारने लगे। वो लोग निकल करके भागे, एक एक डिब्बे को उन्होंने, उसके बाद में एक डिब्बा को जला दिया गया और डिब्बा काट करके अलग किया। मैं उसका साक्षी रहा था। तो ये घटनाएं मेरे दिमाग में थी। तो मेरे इस उपन्यास में वो यूं कि यूं आई है, जब ये अपने पिता से मिलने के लिए दोनों वापस जा रहे हैं उस समय वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और उसके पेरेंट्स अब ये सोच रहे हैं कि उस ट्रेन में मेरे ये दोनों दामाद और बच्ची आ रही है, वो सरदार है, लेकिन वो महेंद्र की चिंता कर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको किसी ने मार दिया हो और इस घटना के अंदर कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। और तो ऐसे संदर्भों को इसके अंदर लाया गया है। और मेरा ये मानना है कि उपन्यास हमेशा इतिहास को जीता है। अगर आप सच्चा इतिहास पढ़ना चाहें तो आप उपन्यास की घटनाओं के आधार पर भी आप उपन्यास को जी सकते हैं। ये बड़ी दुखद घटना है कि किसी एक सरदार जी ने किसी ने मारा और उसके पीछे पूरे समाज को, मतलब पूरे समाज को सजा देना, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ऐसा हुआ और आगे ना हो तो भी बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छा बताया कन्हैया जी ने। और अब कमल जी कुछ प्रश्न करना चाहेंगे? हाँ जरूर। मैंने रिश्तों की धूप कल ही सवेरे पढ़ी और एक सिटिंग में मैंने उसको पूरी कर ली। मैं यही कहूंगा कि रिश्तों की धूप में जो ये सरलता, सहजता और चरित्र की त्रिवेणी जो प्रेम जी ने बढ़ाई है, सहजता, सरलता, चरित्र की जो त्रिवेणी है, बड़े आजकल नजर आती नहीं है। सहज नहीं मिलते हैं लोग, सरल नहीं मिलते हैं, चरित्र नहीं मिलते हैं। तो इसमें तीनों का ही बहुत अच्छा गुंथन किया गया है। वो त्रिवेणी जिस ढंग से इन्हें पाई है, उस हीरोइन के थ्रू, मनप्रीत के थ्रू, महेंद्र के थ्रू, उनके बाकी सब किरदार जो है वो इतने प्यारे किरदार है कि कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज, कहीं कोई कैरेक्टर अपना कोई कहीं नहीं करता है। गांव में है तो गांव का उसका अपना अंदाज है, तो उसी अंदाज से रहेगा।
शहर में है तो शहर में है, और शहर में रहकर भी ये जो लड़की जो है, हीरोइन जो है इसकी, वो एक सिंपल उसकी उसका आदर्श है, और वो आदर्श से झुकती नहीं, ना इधर झुकती ना उधर झुकती। वो लड़के को उसमें सवाल तो मैं सोचता है सहजता, सरलता और चरित्र की त्रिवेणी जो इस छोटी सी किताब में 62 पेजेस में जो उन्होंने लिखी है, अद्भुत है। मैं तो पढ़ के खुश हो गया, गदगद हो गया, और आपको ढेर सारी बधाई है। तो पहले तो बहुत अच्छी बात है प्रेम जी कि ये जो किताब है, तो ये जो धूप है, इसकी जो तपिश है रिश्तों की, जो गर्माहट है, अभी तक हिंदी के पाठकों तक सीमित थी, और जैसे ही आपका ये भौगोलिक परिदृश्य बदला और इसका विस्तार हो गया, और हम सब चाहते हैं कि इसमें जो रिश्तों की तपिश के साथ साथ वो तपिश है जो आवश्यक है, ये झुलसाने वाली नहीं है, जलाने वाली नहीं है, यह विटामिन डी देने वाली तपिश है। तो वो सारी जो डिफिशियंसियां हैं जो प्रेम में आजकल देखने को मिल रही हैं, तो मुझको लगता है कि कर्नाटक प्रांत के जहां भक्ति की भूमि है, और भक्ति और प्रेम दोनों एक रूप है, तो उस रूप में समाहित है। तो स्वागत है आपकी इस नई कृति का, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई, और सभी से अनुरोध है कि एक बार इस किताब को अवश्य पढ़िए। कन्नड़ वाले जो कन्नड़ जानते हैं वो कन्नड़ में, जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी में। धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूंगा, ये जी इस किताब को किसी व्यक्ति ने पढ़ी और उन्होंने उमा को फोन किया, बोला कि इसको हम पिक्चर उसका पिक्चर बनाएंगे, इसका मूवी बनाएंगे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब मूवी बन जाएगी तो मैं सोचता कि कितना मजा आएगा। जी जरूर, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, आपने इस पर बातचीत की, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर आदित्य जी का और कमलेश्वर राजपूत जी का, कि और हमारे बीच में जो मंजू शर्मा जी हैं, जो भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो ये सारे सुख के क्षण को समेट रही हैं वीडियो में, और जो इनको इतिहास बनाने के लिए जो इसका रिकॉर्डिंग कर रही हैं, तो मैं ये उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे साथ में, और बहुत अच्छी पाठक हैं, और वो उन्होंने आज ही इस किताब के लिए मुझे कहा है कि मैं पढ़ने के बाद में आपको प्रतिक्रिया दूंगी, तो मुझे इनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेगा। बिल्कुल।